हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बॉलीवुड की आई हुई मूवी के बारे में जिसकी स्टोरी कमाल की स्टोरी है। इस मूवी का नाम है भगवत चैप्टर 1 राक्षस। जी हाँ, ये इस मूवी का नाम है और ये मूवी एक क्राइम थ्रिलर मूवी है और इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.1 की रेटिंग है और इसको जो है 2 घंटे 7 मिनट आपको इस मूवी को देने पड़ेंगे। और इस मूवी में मेनली 3 लोग हैं और स्टोरी काफी कमाल की दिखाई गई है। वैसे ये मैंने स्टोरी जो है क्राइम कंट्रोल इंडिया का जो शो होता है उसमें भी मैंने ये स्टोरी देखी थी, तो कहीं ना कहीं से ये रियल स्टोरी पे बेस्ड है ये मूवी, तो आपको जरूर देखनी चाहिए। स्टोरी अच्छी है। तो अब बात करते हैं इसके कौन कौन से किरदार हैं। मेनली 3 किरदार हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो इस मूवी के अंदर अरशद वारसी हैं जो कि एक सीनियर इंस्पेक्टर होते हैं और इस मूवी के अंदर उनका नाम होता है भगवत। जतिंदर कुमार और इनका मूवी में अंदर नाम होता है समीर। आयशा कदुस्कर और उस मूवी के अंदर इनका नाम होता है मीरा। तो ये 3 कैरेक्टर मेन होते हैं। अब बात करते हैं इसकी स्टोरी लाइन के बारे में कि क्या स्टोरी होती है। तो फिल्म की शुरुआत में दिखाते हैं कि मीरा के माँ बाप काफी परेशान होते हैं। मीरा जो है सुबह से घर नहीं आई होती है, उसको लेकर थोड़े परेशान हो जाते हैं, ढूंढ रहे भी होते हैं। उसका भाई भी उसे ढूंढने जाता है लेकिन वो मिलती नहीं है। उसके बाद जो वहाँ का MLA है वो बोलता है कि लड़कियां गायब हो रही हैं, तो वो जो है मुसलमानों पर आरोप लगाता है कि वो लव जिहाद के मामले में लड़कियों को बिला फैसला के ले जाते हैं और मार यानी कि शादी वादी करके ये सब करते हैं। तो वो ढूंढने लग जाते हैं और दंगे भी करवा रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर भगवत को दिखाते हैं। भगवत जो है एक सीनियर इंस्पेक्टर होता है लेकिन वो क्या करता है कि एक क्रिमिनल को गुस्से में आके वो मार देता है, यानी जान से नहीं, उसकी हड्डियां वगैरह तोड़ देता है। और इस बात पे उसकी इंक्वायरी होती है। वो अपनी सफाई देता है लेकिन उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है और उसको जो है एक साइकोलॉजी के पास भेजा जाता है, यानी कि वो थेरेपी लेगा, 10 दवा 10 ट्रीटमेंट उस पर लेगा, ये भी उसकी सजा होती है। तो वो उसका जहाँ पे ट्रांसफर होता है वो वही इलाका होता है, तो वहां पे जाता है। तो वहां पे अपना घर वगैरह सेटअप करता है। अगले दिन जाता है तो वहां पे जो है नेताजी अपने लोगों के साथ दंगा कर रहे होते हैं। लड़की का बाप भी वहां पे होता है, तो उन्हें वो अपने मतलब चेंबर में बुलाता है और वहां पे बात करता है उनके साथ। MLA को इग्नोर करता है लेकिन उस लड़की के बाप से बातें करता है कि मेरी बेटी इतने दिनों से गायब है। वो बोलता है कि मैं आपको बेटी को ढूंढूंगा। बोलता है कितने दिन में, एक आपको मुझे टाइम बता दीजिए। वो बोलता है मैं 15 दिन में आपकी बेटी को ढूंढ के लाके दूंगा, ये मेरा वादा है। वो इस वादे को लेके वापस चले जाते हैं। फिर वो अरशद वारसी ढूंढना चालू करता है। तो उसके बाद भागवत जो है अपनी इंक्वायरी करने में लग जाता है। वहीं फिर उसकी जो है मीरा और समीर की स्टोरी दिखाते हैं। जी हाँ, मीरा और समीर एक गलती से एक एक्सीडेंट में, छोटा सा एक्सीडेंट होता है और वो दोनों मिल जाते हैं। उसके बाद मिलना जुलना काफी चालू हो जाता है, दोनों एक दूसरे से काफी मिलने जुलने लग जाते हैं। फिर जो है अगले दिन की दिखाते हैं। भागवत जो है वो उसके बाप को बुलाता है और उसके कॉल रिकॉर्ड दिखाता है कि आप बोल रहे थे आपकी बेटी किसी से बात नहीं करती, लेकिन वो एक लड़के से रेगुलरली बात करती है, रात में 4-4 बजे तक, 2-2 घंटे तक। उस बात पे भी वो उसको बताता है कि ये हो रहा है। तो उसके बाद भागवत को दिखाते हैं। भागवत अपनी इंक्वायरी कर रहा होता है और उस नंबर के जरिए पूछता है कि भाई मीरा के साथ कौन कॉन्टेक्ट कर रहा था, उसके बारे में पता चलता है। तो उस नंबर जिसके नाम पे रजिस्टर्ड होता है उसको वो एक ईंटों के गोदाम के वहां पे पकड़ता है और उससे पूछताछ करता है। तो वो बताता है कि ये नंबर मेरा ही है लेकिन मैंने अपनी बहन को यूज करने के लिए दिया था जो कि इतने महीनों से गायब है और मैंने पुलिस कंप्लेंट भी की थी। पुलिस कंप्लेंट भी दिखाता है। नंबर उसके नाम पे रजिस्टर होता है लेकिन उसका यूज जो है उसकी बहन कर रही होती है, वो भी काफी टाइम पे लापता होती है। तो अरशद वारसी के लिए टाइम पे ये खत्म ही हो जाता है। फिर दूसरी तरफ समीर और मीरा को दिखाते हैं। समीर जो है वो उस लड़की के साथ काफी मिलना जुलना होता है लेकिन कुछ जो होते हैं लव जिहाद वाले वो लोग इन पे जो है इनको मारते पीटते हैं, समीर को मारते पीटते हैं। फिर ये लोग फोन पे इमोशनली बातें कर रहे होते हैं। तो इस समीर और मीरा की जो कहानी है वो बीच बीच में पुरानी बैक स्टोरी दिखाई जा रही होती है। करंट स्टोरी नहीं होती, बैक स्टोरी दिखाई जा रही होती है कि ये लोग कैसे मिले होते हैं, क्यों मिले होते हैं, वो स्टोरी भी साथ साथ ही चल रही होती है। फिर उसके बाद मीरा का बाप को दिखाते हैं। वो बार बार पुलिस स्टेशन आ रहा होता है, उसको बोला जा रहा होता है कि हम ढूंढ रहे। वहीं भागवत जो है वो भी अपना इलाज करवा रहा होता है उसको गुस्से कंट्रोल करने के लिए। और वहीं उनकी बैक स्टोरी दिखाई जा रही होती है मीरा और समीर की, कि ये लोग जो है उस लोगों ने जब इनको मारा होता है उसके बाद भी ये लोग इमोशनली बातें कर रहे होते हैं। फिर जो है भागवत को दिखाते हैं, वो जो है अपनी इंक्वायरी कर रहा होता है, कॉल रिकॉर्ड के जरिए उन लोगों तक पहुंच रहा होता है। फिर उसको एक लड़के का नंबर मिलता है जो उससे भी कांटेक्ट कर रहा था, यानी मीरा के साथ जिनने कांटेक्ट किया उसने किसी और लड़की के साथ कांटेक्ट किया, यानी किसी लड़के के साथ। तो वो उसके घर तक पहुंच जाता है और उसको बोलता है कि उसको बाहर बुलाओ। तो उसका बाप बोलता है कि किसको बाहर बुलाएं, वो तो कब से भागी हुई है। वो बोलता है भागी हुई मतलब, बोलता है आपको इतना नहीं पता कि जिसको आप ढूंढ रहे हैं वो एक लड़की है, यानी कि जिसका नाम है वो एक लड़की है और वो लड़की काफी टाइम से भागी हुई है, हमने पुलिस कंप्लेंट भी की है। तब अरशद वारसी को समझ में आता है कि ये बहुत लंबा केस है और काफी सारी लड़कियां मिसिंग है। तो उसके बाद भागवत जो है ढाबे पे बैठ के अपने लोगों से बात कर रहा होता है, यानी पुलिस वालों से। पुलिस वाले बोलते हैं सर ये तो डेड एंड लग रहा है, कितनी सारी लड़कियां मिसिंग है। तो भागवत उसको अपनी स्टोरी बताता है कि मुझे ये केस सोल्व करना है क्योंकि काफी सालों पहले मेरे बचपन में भी एक लड़की मिसिंग हुई थी। तो पुलिस
वाला बोलता है को कौन थी, वो बोलता है वो मेरी बहन थी, उसको भी इसी तरीके से उठा के ले गए थे, लेकिन उसके बाद उसका कभी कुछ पता नहीं चला। तो इसलिए अरशद वारसी इस केस को जो है सीरियसली ले रहा होता है। उसके बाद भागवत अपनी इंक्वायरी कर रहा होता है और धीरे धीरे करके उसको एक लड़की का पता चलता है जो एक फोटोशॉप की दुकान होती है उसकी, उस तक पहुंचता है वो। फिर उसके बाद जो है वही समीर और मीरा की कहानी दिखाते हैं, वो लोग कैसे मिल रहे होते हैं, कैसे जो एक दूसरे को पसंद कर रहे होते हैं, शादी के लिए प्रपोज किया जाता है, ये सब स्टोरी दिखाई जा रही होती है। फिर उसके बाद भागवत को दिखाते हैं, भागवत उस लड़की से मिलता है, यानी कि जो फोटोशॉप की दुकान चला रही होती है, उससे पूछती है, वो बोलती है एक लड़का मेरे पास आया था जो इस फोटो को अपडेट करवाने वाला था, फोटो मांगता है तो उसमें अजीबोगरीब फोटो होती है, मतलब नॉर्मली कोई पिक्चर होती नहीं है, तो इसलिए उसने उससे दोस्ती भी की होती है। वो बेसिकली सिंगल मदर होती है, तो वो फंसाने की भी कोशिश की होती है। वहीं समीर और मीरा को दिखाते हैं कि वो लोग जो है कॉफी शॉप में जाते हैं और बैठ रहे होते हैं, मतलब बैठ के कॉफी वगैरह पी रहे होते हैं, वेटर उसको घूर घूर के देख रहा होता है, मतलब उसको एक तरह से ये फील करवाता है समीर कि भाई ये लोग हमें जीने नहीं देंगे, हमें इस तरीके से देखेंगे, ये हमें अकेले रहना चाहिए, ये लोग हमें बेड़ियों में बांध के रखना चाहते हैं, इस तरीके का उसे एहसास दिलाता है मीरा को। उसके बाद मीरा के बाप को दिखाते हैं, वो बार बार पुलिस स्टेशन आ रहा होता है, भागवत से मिल रहा होता है और भागवत जो है रावण दहन की जो है पूजा वगैरह कर रहा होता है, रावण दहन हो रहा होता है। वहीं समीर और मीरा की भी रावण दहन की कहानी दिखाते हैं कि वो लोग भी जो है अलग अलग होकर पूजा वगैरह कर रहे होते हैं, एक दूसरे से मिलने की बातें कर रहे होते हैं कि हमें भाग के शादी करने लिए चाहिए। समीर बोलता है, मीरा उसको मना कर देती है, लेकिन वो उसको जोर डालता है कि हमें यही करना चाहिए, भाग के शादी कर लेनी चाहिए, फैमिली रिश्तेदार ये लोग नहीं मानेंगे। फिर वो भागने का प्लान कर लेती है, एक रात को सारे गहने वगैरह लेके जो है उसके साथ भागने का प्लान करती है। वो लोग बस पकड़ के कहीं और जाते हैं और वहां पे जाके एक लॉज में रुकते हैं। लॉज में जाने के बाद वो जो है अपना काम वगैरह करते हैं, शादी हो चुकी होती है, बेसिकली वो उनकी शादी की तरह तैयार हो जाती है। फिर उसके बाद जो शादी के बाद करते हैं वो करने लग जाते हैं। फिर उसके बाद ये दिखाते हैं भागवत को कि भागवत को भी एक लीड मिलती है फोन लोकेशन के बारे में, ये IMEI नंबर के जरिए फोन ट्रैक किया जा रहा होता है, तो उसके जरिए एक आदमी का पता चलता है, फिर उसके जरिए एक और उसके दोस्त का पता चलता है कि भाई ये फोन उसका है। फिर उसका दोस्त बताता है कि भाई मेरा दरअसल हुआ ये था कि एक आदमी के साथ झगड़ा हुआ था, तो उसके समीर के साथ झगड़ा हुआ होता है, इनको समीर के बारे में नहीं पता था, समीर के साथ झगड़ा हुआ होता है जिसकी वजह से उसका फोन गिर जाता है, तो ये लोग झगड़े की वजह से उसका फोन उठा लेते हैं और उसका फोन यूज करने लग जाते हैं। तब जाके जो है समीर के बारे में पता चलता है कि ये लड़का था। फिर उसके बाद भागवत को दिखाते हैं, भागवत अपनी इंक्वायरी कर रहा होता है, उसको समीर के बारे में पता चलता है, समीर की जो है तस्वीर निकालता है। फिर उस फोटोग्राफर लड़की के पास जाके उसको दिखाता है कि यही आया था फोटोग्राफ डेवलप कराने, वो बोलती है हाँ यही था। फिर समीर की पूरी कुंडली निकालने के पुलिस वाले को सारे आदेश दे देता है। वहीं समीर को दिखाते हैं कि वो उसकी करंट लाइफ मतलब करंट स्टोरी पे दिखाते हैं कि वो जो है अपनी वाइफ के पास जाता है, उस बेटा होता है, उसका एक बेटा भी होता है, उन दोनों से वो मिलने जाता है, बातें वगैरह कर रहा होता है। फिर उनके बीच भी थोड़ा कुछ वैसा वाला सीन दिखाते हैं। फिर ये जो है उसको पुलिस वाले फिर जो है भागवत को ये बताते हैं कि भाई इसकी 2 वाइफ हैं, पहली वाइफ से इतना लेना देना है नहीं उसका, दूसरी वाइफ से उसका काफी लेना देना है, काफी उसको खर्चा भी करता है, और ये बताता है कि ये कॉलेज का एक प्रोफेसर है। बट ये बाद में पता चलता है कि उसकी जॉब गए हुए काफी टाइम हो चुका होता है और अपनी दूसरी वाइफ को जो है सोने के गहने भी देता है वो ला के। फिर भागवत को जब ये कंफर्म हो जाता है कि यही है इस सबके पीछे मास्टरमाइंड, तो फिर उसको पकड़ने का प्लान करते हैं। फोटोग्राफर लड़की को बोलते हैं कि भाई तुम उसे फोन करके बुलाओ और अपने पास जो है बातों में लगा के रखो, हम लोग इसको पकड़ेंगे। वहां पे बस स्टैंड पे ये बुलाती है और वहां पे जाके पुलिस वाले सारे खड़े हो जाते हैं। वहां जाके इसको जो है भागने की कोशिश करता है, तो वो लोग इसको पकड़ के जेल में डाल देते हैं कि इसने लड़की के साथ छेड़छाड़ की, क्योंकि इनके खिलाफ सबूत तो होता नहीं है। 2 दिन की छुट्टी आ जाती है, तो ये लोग इसको 3 दिन तक अपने रिमांड में रखने का फैसला करते हैं कि हम पूछताछ करेंगे, और पुलिस स्टेशन लेके चले जाते हैं। इसको जो है इंट्रोगेट करते हैं, कपड़े वगैरह सारे उतार देते हैं और इसको जेल में रखते हैं। तो भागवत बोलता है ये मारपीट से कबूल नहीं करेगा, इसको एक काम करो, सोने मत दो और खाना मत दो, ये खुद कबूल करेगा। 2 दिन तक इसको बिठा के रखते हैं, इसकी दोनों वाइफ को बुलाते हैं और बोलते हैं कि भाई ये ऐसा ऐसा आदमी है, क्रिमिनल है, लड़कियों के साथ ये सब करता है। उसके गले से एक चेन मिलती है जो इसने अपनी दूसरी वाइफ को लाके दी होती है, वो दरअसल होती है मालती की। तो उसके गले में जो चेन होती है वो मीरा की चेन होती है और वो उसके फोटो से मैच कर जाती है, तो कंफर्म हो जाता है कि यही है। वो उसकी दोनों वाइफ को बताता है कि इसने लड़कियों के साथ ये किया। दूसरी वाइफ जो होती है वो तो लालची किस्म की होती है, वो उसको छोड़ देती है इमीडिएटली, क्योंकि उसको जब तक सोना वोना पैसा वैसा मिल रहा होता है तब तक उसके साथ रिश्तेदारी होती है। लेकिन जैसे ही ये पता चलता है कि ये क्रिमिनल है, वो उसको छोड़ के चली जाती है। पहली वाइफ उसको पसंद कर रही होती है, प्यार कर रही होती है, इसलिए वो उसको छोड़ नहीं रही होती, उसको समझा रही होती है। तो भागवत जो है वो समीर से इंटरोगेट कर रहा होता है और वहां से उससे पूछताछ करने की कोशिश कर रहा होता है। तो वो जानबूझ के उसकी सेकंड वाइफ के बारे में बोलता है, सेकंड वाइफ को काफी पसंद कर रहा होता है। तो वो उसके बारे में बोलता है कि जैसे ही उसको पता चला है कि तू एक क्रिमिनल है, तुझे छोड़ के भाग गई, तुझसे वो प्यार व्यार नहीं करती थी, सिर्फ तेरे पैसों के लिए थी। जानबूझ के उसको गुस्सा दिला रहा होता है कि वो सब सच कबूल कर ले। लेकिन वो जो है समीर जो है भागवत का गिरबान
पकड़ लेता है। फिर भागवत उसको गले से पकड़ के गला दबाने लग जाता है, मारने ही वाला होता है लेकिन फिर छोड़ देता है। फिर उसके बाद जो है भागवत ये फैसला करता है कि भाई हम इसकी दूसरी बीवी को तोड़ेंगे, यानी कि मारेंगे पीटेंगे और तब जाके इसके मुंह से सच उगलवाएंगे। वो उसको मारते पीटते हैं। समीर जो है उसकी चीखें सुन के जो है बेकाबू हो जाता है और बोलने लग जाता है कि ठीक है मैं सच बताता हूँ। सच बताने लग जाता है कि भाई मैंने ये सब क्यों किया, पैसों के लिए किया, सोने के लिए किया, इसलिए किया ये सब। वो क्या करता था, लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसा के उनको घर से भागने पे मजबूर करता था और भागने के बाद एक लॉज में जाके उनको जो है उनके साथ जो करना होता था वो करके फिर अगले दिन उनको लेके बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन जाता था और बोलता था कि भाई तुम प्रेग्नेंट हो सकती हो, इसलिए एक काम करो, ये भभूति है इसको जाके खा लो, इससे तुम्हारा जो है एक तरह से अबॉर्शन हो जाएगा, ऐसा वो बोलता है। दरअसल वो होता नहीं है, वो होता है साइनाइड। जी हाँ, सोना पॉलिश करने के लिए एक साइनाइड लगता है, जो वो साइनाइड उसके पास पहुंच जाता है तो वो साइनाइड खाने को बोल देता है। उसको नहीं बताता कि साइनाइड है। वो बोलता है प्रेग्नेंट नहीं होगी इस गोली को खाने से, तो वो उसको दे देता है। बोलता है अंदर जाके बाथरूम में जाके ये जो है गोली खा लो। और लड़की का सारा सामान वो ले लेता है, मोबाइल ले लेता है, उसका पर्स ले लेता है और खाली हाथ उसको वॉशरूम में जाके गोली खाने को बोलता है और अंदर से कुंडी लगा के खा लेती है वो गोली। अब होता है क्या है कि वो अंदर से कुंडी लगा के गोली खाई और वो मर गई। सामान उसका कुछ मिलता नहीं है, तो लावारिस लाशों में उसकी गिनती हो जाती है और फिर मुर्दा घर वाले जो है जला देते हैं कि भाई ये लावारिस लाश है तो जला दो, क्योंकि इसके पास से कोई आइडेंटिटी तो मिलती नहीं है। तो ये उसका बढ़िया प्लान होता है समीर का और ये वो हर लड़की के साथ करता है। सारा सामान भी लूट लेता है, इज्जत भी लूट लेता है और फिर जाके उसको सुसाइड बता के वो लोग उसकी बॉडी को जला देते हैं। इसके बारे में कोई सबूत मिलता ही नहीं है। तो ये वो हर लड़की के साथ कर रहा होता है, मीरा के साथ भी उसने ये किया होता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन वो उसको बता देता है कि मैंने किस किस तरीके से किया, क्या क्या मैं करता था। भागवत को ये सारी इन्फॉर्मेशन समीर देने लग जाता है और सारे पुलिस वाले भी हैरान के गुस्सा हो जाते हैं कि भाई हम इसको मारेंगे। फिर ये लोग जो है सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद उसको फिर उसके बाद भागवत उसको पुलिस स्टेशन में लेके जाता है। फिर वहां से सीधा कोर्ट लेके जाता है, उस पर कार्रवाई शुरू हो जाती है। लेकिन उसको कोर्ट बोलता है कि आप अपना वकील करना चाहते हैं, आप पे संगीन आरोप है। वो बोलता है देखिए मेरे जो वकीलों पे भरोसा नहीं है, मैं अपना केस खुद ही लड़ूंगा। अब भागवत जो है वो भी हैरान हो जाता है। फिर उसके बाद कोर्ट वापस जेल लेके जाते हैं। अगले दिन से वो प्रिपरेशन करने लग जाता है और कोर्ट उसको मंजूरी भी दे देती है, क्योंकि ये राइट होता है कि आप अपना केस खुद भी लड़ सकते हैं अगर आपको आता है। तो वो अपना केस लड़ने के लिए खुद तैयार हो जाता है और अब पहली हियरिंग में वो ये साबित कर देता है कि भाई लड़की ने जो है सुसाइड किया था, क्योंकि कुंडी अंदर से लगाई हुई थी, उसके पास सामान था नहीं, तो वो सुसाइड माना जाएगा, मर्डर तो माना नहीं जाएगा। इस तरीके से वो साबित कर देता है अपना शुरुआत में ही पहले हियरिंग में। फिर उसके बाद भागवत जो है वो प्लान करता है, वो बोलता है कि इसके पास साइनाइड आया कहाँ से। फिर उसको पता चलता है कि सोना पॉलिश करने के लिए भी साइनाइड चाहिए होता है। फिर उसका जेल में एक पार्टनर होता है जो कि सोने का काम कर रहा होता है और इसने भी सोने का काम सीखा हुआ होता है। समीर का जो दोस्त होता है उसको कोर्ट में बुलाते हैं और बोलते हैं कि भाई सच्चाई बताओ। लेकिन समीर पूरी की पूरी बाजी पलट देता है, उसको ही फंसाने लग जाता है। इसलिए उसका दोस्त जो था, जो सोने के साइनाइड प्रोवाइड कर रहा था, वो मुकर जाता है कि भाई मैंने साइनाइड दिया ही नहीं तुम्हें। तो इस तरीके से वो गवाह भी अपनी बातों से मुकर जाता है और समीर क्लीन चिट हो जाता है उस टाइम भी। तो उसके बाद भागवत को दिखाते हैं। भागवत बहुत मेहनत कर रहा होता है, सारे पुलिस वाले को बोलता है कि सारे केस छोड़ो, इस पे काम करो, ये ज्यादा जरूरी है। सारे लोग पता लगा रहे होते हैं, मुर्दाघर जाते हैं, अलग अलग जगहों पे जाते हैं। फिर उसको पता चलता है कि भाई एक लड़की जो जिंदा बच गई थी वो हॉस्पिटल में कोमा में पड़ी हुई थी। तो भागवत हैरान हो जाता है कि कौन सी लड़की जिंदा थी। तो वो बताते हैं कि मीरा नाम की लड़की थी। फोटो दिखाता है कि हाँ ये लड़की थी, ये जिंदा बच गई थी। फिर उसके जरिए एक उसकी दोस्त का पता चलता है। मीरा के पास बाद में जाते हैं, पहले उसकी दोस्त के पास जाते हैं। तो वो बोलती है कि जी हाँ वो बच गई थी, लेकिन साइनाइड खाने की वजह से वो कोमा में थी 4 महीने तक कोमा में। उठने के बाद उसने जो है पुलिस स्टेशन नहीं गई, उसने अपनी जिंदगी नई तरीके से शुरू की, क्योंकि वो प्रेग्नेंट भी थी। उसको एक आदमी ने अपना लिया और उससे शादी कर ली और उसकी बेटी को भी अपनाया, क्योंकि वो जब उसके पेट में थी तो वो उससे शादी भी कर ली, उसको अपना भी लिया और वो अब एक घरेलू जिंदगी जी रही है। लेकिन वो उस हादसे को भुला नहीं पा रही होती है। तो भागवत जो है उसको बोलता है कि मुझे उससे मिलना है, मीरा से। तो मीरा से मिलने भागवत एक पार्क में जाता है। वहां उसको बताता है कि तुम्हारे साथ इकलौती तुम नहीं हो, ये तुम्हारी तरीके से और भी 10-12 लड़कियां हैं जिनके साथ ये गलत हरकत हुई होती है। तुम्हें उनके लिए न्याय करना चाहिए और तुम्हें पुलिस स्टेशन आना चाहिए। वो बोलती है मैं पुलिस स्टेशन नहीं आती, मेरी बड़ी मुश्किल से तो मेरे हस्बैंड ने मुझे अपनाया, मेरी बेटी को अपनाया, बट वो मुझे अपनाने से मना कर सकता है अगर मैंने ये किया। वो बोलता है तुम्हें दूसरों के लिए खड़ा होना पड़ेगा। फिर वो मना करके वहां से चली जाती है। फिर उसकी जिंदगी दिखाते हैं कि वो एक बोरिंग जिंदगी जी रही होती है। हालांकि उसकी एक बेटी होती है, लेकिन वो बोरिंग जिंदगी जी रही होती है। सास और हस्बैंड के साथ उसका इतना कुछ खास रिश्ता नहीं होता है, मारपीट नहीं होती, लेकिन उसका हस्बैंड उसको इतना प्यार नहीं कर रहा होता क्योंकि उसकी बेटी होती। तो इस वजह से जो है वो भी अपनी जिंदगी में थोड़ी बोरिंग होती है, उस हादसे को वो भुला नहीं पा रही होती है। फिर होता है ये कोर्ट केस चलता है और फिर वहां पे समीर जो है अपना केस फिर से लड़ रहा होता है। वो एक ऑलमोस्ट जीतने ही वाला होता है, लेकिन जो ओपोजिशन का वकील होता है, यानी कि जो पुलिस की तरफ से, यानी भागवत की तरफ से जो केस लड़ा होता है, वो बोलता है
है कि एक लड़की थी जो जिंदा बच गई थी। अब वो आके कोर्ट में ये गवाही देगी कि सच क्या है। फिर वहाँ पे मीरा आ जाती है। जी हाँ, मीरा कोर्ट में एंटर करती है। वहीं समीर उसको देख के हैरान हो जाता है, घबरा भी जाता है कि अब सच सबके सामने आ जाएगा। फिर मीरा कोर्ट में एंटर करती है और कटघरे में जाके खड़ी होती है। तब वहाँ पे भास्कर जो है वो चुपचाप वहाँ से हंसता हुआ निकल जाता है। तो यही ओवरऑल इस मूवी की स्टोरी होती है। एंडिंग नहीं दिखाई कि वो क्या बयान देती है, क्योंकि सच पता चल ही जाता है ऑलमोस्ट। और ये मूवी रियल स्टोरी पे बेस्ड है, तो कमाल की मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए।